जय हिंद दोस्तों। आज हम इंटरमीडिएट परिषदीय परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं। इसमें हम केवल उस विभाग को हल करेंगे जो व्याकरण की दृष्टि से और भविष्य में होने वाली परीक्षाओं की उपयोगिता के लिए अनिवार्य है। तो अब हम शुरू करते हैं उस प्रश्न पत्र को। पहला प्रश्न पत्र अपठित गद्यांश है, जिसकी हमें भविष्य में आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन वो हर बार अलग आता है। इसलिए हम जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न पत्र हैं उनको हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आया था, जो प्रश्न संख्या 3 है, पीत पत्रकारिता। तो जो पीत पत्रकारिता है वह क्या है, इसको हमने जानना है। तो इसमें जो पहला प्रश्न था पीत पत्रकारिता, उसके बारे में हम जानेंगे। जो पीत पत्रकारिता है, यानी कि पीत जो शब्द है यहाँ पर, पीत का मतलब ये नहीं कि पीला है। पीत का यहाँ पर मतलब है जो ऐसी भी ये पत्रकारिता होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहते हों और उसमें मिर्च मसाला लगा करके प्रस्तुत करते हों, उस पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, तो आप मेरी बात से समझ पाए होंगे। तो आपराधिक समाचारों को उजागर करना, ये पीत पत्रकारिता के अंतर्गत नहीं आता। और निराधार समाचारों को महत्व देना, ये भी पीत पत्रकारिता के अंतर्गत नहीं आता। तो जो पीत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है वो है सामान्य समाचारों को अतिरंजित करना। अतिरंजित यानी कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला लगा करके प्रस्तुत करना। तो जो ऑप्शन की दृष्टि से है वो तीसरा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। और इसके बाद अगला है, घटनास्थल से सीधा प्रसारण को क्या कहते हैं। तो घटनास्थल से सीधा प्रसारण यानी कि लाइव टेलीकास्ट, ये तो आपको आंसर पता ही होगा। इसके बाद अगला है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस, तो विद्यार्थियों हमारा जो पहला पत्र था हमारे देश का, हमारे देश में जो पहला पत्र जब प्रकाशित हुआ 1826 ईस्वी में, तो तब से इस दिन को याद रखने के लिए हिंदी पत्रकारिता दिवस बनाते हैं। तो जो पहला पत्र था हमारे देश का, उद्दंड मार्तंड नाम से पहला पत्र प्रकाशित हुआ था, वो हुआ था 30 मई के दिन। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 30 मई। 30 मई को हम पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर भी आपको पता ही होगा, जो हिंदी दिवस के रूप में प्रसिद्ध है। और उसके बाद, रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है। रेडियो में हम केवल सुन सकते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। रेडियो में हम, श्रव्य का मतलब होता है सुनना, दृश्य का मतलब होता है देखना। तो जिस जिस माध्यम को हम देख सकते हो और सुन सकते हो उसे श्रव्य दृश्य कहते हैं, और जिसको केवल देख सकते हो उसे दृश्य कहते हैं। और रेडियो को हम केवल सुन सकते हैं, तो इसलिए यह यहाँ पर श्रव्य दृश्य वाला ऑप्शन सही होगा। तो श्रव्य माध्यम बिल्कुल सही ऑप्शन है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो विद्यार्थियों आपको पता होगा कि जो सरस्वती पत्रिका है, ये हिंदी जगत में क्रांति लाने वाली पत्रिका के नाम से भी जानी जाती है। और एक दौर था जब इस पत्रिका का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। इसकी स्थापना, जो इसका प्रकाशन जब शुरू हुआ, तो सन 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ, जिसको चिंतामणि घोष ने प्रकाशित किया था। उसके बाद इसको 1901 में इस पत्रकारिता को जो 1901 में थे, श्याम बाबू जी ने इसका संपादन करना शुरू किया। और 1903 से इसका संपादन, और 1903 से लेकर के 1920 तक इसका जो संपादन कार्य था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको समझ रहे होंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा 3 से तीसरे पेज में, जिसमें बताया गया है शिक्षा नीति के बारे। शिक्षा नीति में मातृभाषा के महत्व के विषय पर लगभग कितने 150 शब्दों का आलेख लिखना था। तो आप समझ सकते हैं, आलेख यानी कि ये ऐसा आलेख है जिसको हम लिख करके अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हो। तो आलेख को लिखने का सरल और सुगम जो तरीका है वो बहुत ही सामान्य स्तर पर है,
और आलेख में जब हम लिखते हैं तो इसकी भाषा एकदम सरल होनी चाहिए और इसकी भाषा में जो भी इसकी भाषा हो उसको पढ़ने वाले की जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए और इसका जो भी है निष्कर्ष इसमें अनिवार्य है। तो आलेख लिखते समय ये 2-3 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगला प्रश्न था रिपोर्ट राइटिंग के लिए जो पेयजल पर मोहल्ले में पेयजल की स्थिति को बताने के लिए जो जनप्रतिनिधि के नाम पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो उसको ये बताना था कि यहाँ पर किस तरीके से पेयजल की व्यवस्था की गई है और उसके पीछे क्या-क्या कारण है, क्या योजना है। ये सारी चीज़ें हर घर हर नल योजना के तहत जो पेयजल की बात बतानी थी वह इस रिपोर्ट के माध्यम से दर्शानी थी। तो रिपोर्ट लिखने के वक़्त जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ध्यान देना है कि इस रिपोर्ट को लिखते समय इस चीज़ का परिचय देना, उसके मुख्य भाग को प्रदर्शित करना और उसके निष्कर्ष तक पहुँचना। अगर हम इन तीनों चीज़ों का समायोजन रिपोर्ट राइटिंग के माध्यम से कर सकते हो तो इसमें हम पूरे अंक ला सकते हैं। तो आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी आती ही होगी और जिन्हें नहीं आती है उनके लिए ये चैनल खुला हुआ है और आप जब चाहेंगे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। उसमें हम आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना सिखा देंगे। इसके बाद अगला जो भाग है इसका इसमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इसके बाद अब हम इसके सीधे व्याकरण पोर्शन में जाते हैं जो संस्कृत का व्याकरण है और संस्कृत के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हल करना था। तो उससे संबंधित बात को हम जानते हैं बहुत तेजी से। कृषक हलेनम क्षेत्रम कृषति यानी कि जो किसान है हल से खेत को खेत में कृषि करता है। तो अब इसमें कारक कौन सा होगा? कारक आपको हिंदी में पता ही है कि 8 प्रकार के कारक हैं। तो वही कारक संस्कृत में विभक्ति के रूप में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर जो हल के द्वारा यानी कि के द्वारा यानी कि या से, तो यहाँ पर हल के द्वारा अगर कोई कार्य हो रहा हो तो हलेन के लिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हलेन में कौन सा कारक होगा। तो हलेन में यानी कि के द्वारा करण के द्वारा करण में आता है तो यहाँ पर करण कारक होगा। आपको समझ में आया होगा। अगला है दूसरा क्वेश्चन है इसके बाद यथा स्थान शब्देकः समासः अस्ति। तो यथा स्थान शब्द में कौन सा समास है? तो यथा स्थान में अव्ययीभाव समास है। यथा एक शब्द हो गया, यथा एक शब्द हो गया और उसके बाद स्थान जो है दूसरा शब्द है। तो यहाँ पर यथा स्थान में अव्ययीभाव समास होगा। लभे धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप इसमें आपको बताना है। तो लब जो धातु है इसमें लट लकार इसमें जितनी सरलता से हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे उतनी जल्दी इसका आंसर हम पा पाएंगे। देखिए इसमें बताना है आपने लट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो हमने इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है और उसके हिसाब से इसमें बताना है। तो जो लभेत जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं लभेत ये इसका आंसर नहीं है, लभे भी नहीं है क्योंकि ये एक वचन है और ये भी एक वचन है। ये है प्रथम पुरुष का एक वचन और ये है जो उत्तम पुरुष है उसका एक वचन और यहाँ पर ये उत्तम पुरुष के बहुवचन को पूछ रहा है। तो लभामहे जो है ये उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बहुवचन का सही आंसर लभामहे है। तो आप ये समझ रहे होंगे। इसके बाद जगत शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एक वचन रूपम अस्ति। इसमें से आपने बताना है कि जगत शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन कौन सा होगा यानी कि विभक्ति कौन सी है सप्तमी है शब्द है जगत और उसका एक वचन बताना है। तो एक वचन वाली अगर इनके रूपों को याद करने का सबसे सरल तरीका यही है कि हम पहली लाइन इस तरीके से इनको रूपों को याद करें और अधिक अक्सर बच्चे इनको याद करते समय ये वाली ट्रिक अपनाते हैं यानी कि पहली लाइन के तीनों फिर दूसरी लाइन के तीनों। तो इससे याद करने में भूलने की स्थिति ज़्यादा रहती है। अगर हम इस तरीके से याद करेंगे यानी कि पहली ही पूरी लाइन एक वचन वाली याद कर लें फिर द्विवचन वाली और फिर बहुवचन वाली तो उससे हमें आसानी होगी। तो यहाँ पर जगत शब्द का हमने बताना है जो जगत शब्द है उसका सप्तमी विभक्ति हमने बताना है। तो जगत शब्द का सप्तमी विभक्ति होता है जगति। तो इसका सही आंसर होगा जगति क्योंकि जो ये है ये एक वचन है और ये द्विवचन है। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि ये
एक वचन का ही सप्तमी विभक्ति है। तो ये है आपके। और उसके बाद रामस्य चलति पदे संधि विच्छेदम अस्ति, इसमें कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो राम धन चलति, ये इसका सही आंसर है। तो इसमें सप्तमी विभक्ति होगा रामस्य चलति। अब इस अगर आपने संधि को और डिटेल में सीखना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। संधि से संबंधित वीडियो भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। कह अपि इति विग्रहे संधि अस्ति, कह अपि में कौन से इसका ये जो विग्रह है इसमें कौन सी ये विग्रह जब मिलता है तो कौन सी संधि बनती है? तो कापि नहीं बन सकती, के अपि भी नहीं बन सकती, बनेगी को अपि। अब इसके बाद ज़्यादा डिटेल में आपने अगर सीखना है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और पूरा अच्छी तरीके से डिटेल से उस चीज़ को पढ़ाई जाएगी, उस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इस वीडियो को देखें और पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।